यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, एक एक नंबर के, और खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें मेरे प्यारे बच्चों 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो में, चन्हूदड़ो में, लोथल में, सुरकोटदा में। तो गोदीवाड़ा मेरे प्यारे बच्चों लोथल में स्थित है। गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है मगध की आरंभिक राजधानी का क्या नाम था। राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो जो मगध की आरंभिक राजधानी था उसका नाम था राजगीर। का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मृच्छ कटिकम के रचनाकार हैं। मृच्छ कटिकम के रचनाकार हैं भवभूति हैं, विशाखदत्त हैं, शूद्रक हैं, विष्णुगुप्त हैं। शूद्रक, ठीक है। मृच्छ कटिकम के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों शूद्रक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। क्या कह रहा है गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या की थी। गंगा, यमुना, निरंजना या कोसी। तो मेरे प्यारे बच्चों निरंजना। गौतम बुद्ध ने निरंजना नदी के तट पर तपस्या की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों बर्नियर का काल बताइए। बर्नियर 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं सदी में और 17वीं शताब्दी में। तो बर्नियर का काल था मेरे प्यारे बच्चों 17वीं शताब्दी। आपका जो है घा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1936, 1940, 1960, 1380। तो मेरे प्यारे बच्चों 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। 1765, 1773, 1793, 1818। तो 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत मुगल शासक कौन था। शाह आलम, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, अकबर। तो बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर मुगल शासक था। आपका खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर सही हो जाएगा कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। खा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। लखनऊ में, लाहौर में, इलाहाबाद में या फिर अहमदाबाद में। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा है। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर लगभग आपको 20 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11 नंबर प्रश्न गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। यह समझौता वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। इसके बाद 12 नंबर है संविधान से आप क्या समझते हैं। संविधान किसी राज्य राष्ट्र का वह दस्तावेज होता है जो राष्ट्रवाद शासन के सभी अंगों के चरित्र, अधिकार और प्रयोग विधि को विस्तृत रूप से निर्धारित करता है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है
चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में की थी। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, वर्ण शब्द से क्या आशय है? तो प्राचीन काल में आर्यों ने समाज में सभी लोगों के कार्य दायित्वों के उचित पालन एवं एक उचित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज को जिन 4 भागों में बनता उसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। यानी समाज को जिन 4 भागों में बांटा उसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। इसके बाद है खंड गा, लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न कह रहा है स्त्री के गोत्र से क्या आशय है? 5 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्त्री का गोत्र उसके पितृवंश से जुड़ा होता है जो मूलतः उसके पिता के गोत्र का अनुसरण करता है। गोत्र वैदिक परंपरा से संबंधित एवं वंशानुगत पहचान है जो ऋषियों के नाम पर आधारित होती है। विवाह संबंधों में गोत्र की विशेष भूमिका होती है क्योंकि समान गोत्र में विवाह वर्जित माना जाता है जिसे गोत्र अनुपाती निषेध कहा जाता है। विवाह के बाद स्त्री अपने पति के गोत्र को स्वीकार कर लेती है। गोत्र प्रथा हिंदू धर्म में वंश परंपरा और जीन संबंधी शुद्धता को बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह सामाजिक पहचान और कुल परंपरा को दर्शाती है। इसके बाद है 17 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? यज्ञों की परंपरा से आप क्या समझते हैं? यज्ञों की परंपरा से आप क्या समझते हैं? यज्ञों की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें अग्नि में विभिन्न हवन सामग्री अर्पित कर देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। यह केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, पर्यावरण संतुलन और लोक कल्याण का साधन भी माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में यज्ञों का विस्तृत वर्णन मिलता है। विभिन्न यज्ञ जैसे अग्निहोत्र, राजसूय, अश्वमेध और सोमयज्ञ समाज और राष्ट्र की समृद्धि के लिए किए जाते हैं। यज्ञों की परंपरा आज भी हवन और पूजन के रूप में जीवंत हैं जो धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, भागवत संप्रदाय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म की एक प्रमुख शाखा है जो श्री कृष्ण भक्ति पर आधारित है। इसका मुख्य ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण है जिसमें भक्ति योग, ज्ञान, वैराग्य और प्रेम को सर्वोच्च मार्ग बताया गया है। यह संप्रदाय निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के स्थान पर सगुण साकार और प्रेममय भगवान श्री कृष्ण की उपासना पर बल देता है। इसकी परंपरा संतों जैसे वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और अन्य भक्तों द्वारा आगे बढ़ाई गई। इसमें नाम संकीर्तन, भजन, कथा और कीर्तन को प्रमुख साधन माना जाता है। भागवत संप्रदाय समाज में प्रेम, करुणा और भक्ति की भावना को जागृत करने का कार्य करता है। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? कृष्णदेवराय को विजयनगर का सबसे महान शासक क्यों माना जाता है? 5 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों, कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक माने जाते हैं क्योंकि उनके शासनकाल में राज्य आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक समृद्ध हुआ। उन्होंने बहमनी सुल्तानों और उड़ीसा के गजपत शासकों को पराजित करके साम्राज्य का विस्तार किया। वह न्यायप्रिय और कुशल शासक थे जिन्होंने कृषि, व्यापार और प्रशासनिक सुधार किए। तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ साहित्य को प्रोत्साहित किया। स्वयं भी विद्वान और कवि थे। उन्होंने अमरावती और हम्पी में भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। उनकी सैन्य कुशलता, सांस्कृतिक संरक्षण और जन कल्याणकारी नीतियों के कारण उन्हें विजयनगर का सबसे महान शासक माना जाता है। इसके बाद में है 20 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 1857 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अवध के तालुकेदारों से किस प्रकार सत्ता छीनी? यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश सरकार ने अवध को तालुकेदारों से सत्ता छीनने के लिए कई नीतियाँ अपनाई। 1856 में लाल डलहौजी ने अवध का जबरन विलय कर लिया जिससे नाबाद वाजिद अली शाह को पदच्युत कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने तालुकेदारों की जागीरें जब्त कर उन्हें कर संग्रहण के अधिकार से वंचित कर दिया। उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए भू राजस्व प्रणाली में बदलाव किए गए। इससे न केवल तालुकेदारों की शक्ति घटी बल्कि किसानों और जमींदारों में भी असंतोष फैला। इसी कारण 1857 के विद्रोह में अवध के तालुकेदारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? तो इसका आंसर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों।
नमक कानून स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए बना क्योंकि यह ब्रिटिश शासकों की दमनकारी नीतियों का प्रतीक था। ब्रिटिश सरकार ने नमक उत्पादन और बिक्री पर एकाधिकार स्थापित कर भारी कर लगाया, जिससे आम जनता विशेष रूप से गरीबों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च कर इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध किया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर कर लगाना जनता के अधिकारों का हनन था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के प्रति व्यापक असंतोष फैलाया और लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, खंड घ है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्षण का उल्लेख कीजिए। 10 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों। अथवा करके 2 दिया हुआ है। सहायक संधि प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसके गुण एवं दोष का परीक्षण कीजिए। अथवा करके 2 दिया हुआ है, 1 करना है आपको और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना अथवा कृष्णदेव राय पर एक विशिष्ट टिप्पणी लिखिए। 10 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, 1 करना है। इसके बाद 24 नंबर है, क्या मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था? स्पष्ट कीजिए। अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है अंगा नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 10 अंक का होता है, 10 तिथियां हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1347 ईस्वी में दक्षिण में बहमनी नाम के मुसलमानी राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। फिर है 1350, क्या है? 1350 तो नामदेव का निधन, कवि विद्यापीठ का जन्म हुआ। 1351 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु और फिरोज तुगलक का राज्यारोहण हुआ। 1388 में फिरोज तुगलक की मृत्यु। 1398 में भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ। 1414 में तुगलक वंश के शासनकाल हुआ। तुगलक वंश का शासनकाल हुआ, ठीक है। इसके बाद में है 1442। तो 1442 में क्या हुआ? अब्दुल रज्जाक की विजयनगर यात्रा। और 1451 में दिल्ली पर लोडी वंश के शासन का प्रारंभ। इसके बाद 1468 ईस्वी में क्या हुआ? 1468 में हुआ मोहम्मद शाह तृतीय का कोकण पर विजय। और इसके बाद में 1469 ईस्वी में हुआ गुरु नानक का जन्म, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है 26 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? देखेंगे यहाँ पे, दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है, यानी 10 अंक का है। वह स्थान जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ दिल्ली लुम्बिनी था। वह स्थान जहां लाल किला स्थित है दिल्ली। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया था दांडी। इसके बाद आगे है मेरे प्यारे बच्चों, वह स्थान जहाँ 1916 में एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ BHU था। वह स्थान जहाँ अकबर का मकबरा था सिकंदर था। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं कल इंग्लिश के मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।